राजधानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम देवनम और मैं आपको आज कराने वाला हूं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा सक्षमता 2.0 जो सक्षमता परीक्षा 2.0 हुआ था लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए, उसका क्वेश्चन पेपर और इस सीरीज का ये थर्ड लेक्चर होने वाला है। हम लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर में 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन डिस्कस किया था और इसमें हम लोग 41 से लेकर 60 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारा नया बैच है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 24 तारीख से 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आपको आना है राजधानी कोचिंग सेंटर पटना में, अशोक राजपथ पिलर नंबर 6061 के सामने। तो देखिए, इसमें मैं लाइब्रेरी साइंस और रवि रंजन सर 2 लोग लाइब्रेरी साइंस कवर करेंगे। बाकी हमारे जो अन्य टीचर हैं वो सब आपके जो सेकेंड पार्ट होगा जिसमें जीके जीएस और मैथमेटिक्स पूछा जाएगा वो आपको कवर कराएंगे। और मैं इसमें लाइब्रेरी साइंस मेरे अंडर ही लाइब्रेरी साइंस आपको पढ़ाया जाएगा और मेरे पास 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। मैं लाइब्रेरी एकेडमी का फाउंडर भी हूँ। लाइब्रेरी एकेडमी आपने देखा होगा यूट्यूब पर। तो ये जो बैच है ये स्पेशल सिलेक्शन बैच है और इसमें आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो जो ये बैच है ये 24 जुलाई से है और आपको एक दिन का डेमो मिलेगा। आपको अगर 24 जुलाई को आप आते हैं तो आपको डेमो मिलेगा। तो आ जाइए 24 तारीख को राजधानी कोचिंग सेंटर पटना में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाकी बातें जो होगी बीच में हम लोग करते रहेंगे। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है। 1 से 40 तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है, तो आप यूट्यूब पर वो अपलोडेड है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, अपलोड किया गया है, उसको आप देखिए। फिर आके ये थर्ड लेक्चर देखिए, यानी आपने फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो एक सीरीज में चलिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज का सीरीज का 41 नंबर। व्हेन वाज कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी एस्टेब्लिश, यानी कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 21 मार्च 1836 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी जो है ये 1836 में स्थापना होती है। फिर एक लाइब्रेरी की स्थापना होती है इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी। बाद में जो 1902 में ना इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी और ये जो हम लोगों के पास कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय था, ये दोनों को मर्ज दिया जाता है 1902 में और 1903 में। इसका नाम जो है ना दोनों को मर्जिंग के बाद इंपीरियल लाइब्रेरी रखा जाता है और ये बेसिकली इंपीरियल लाइब्रेरी ही था। इसका ओरिजिनल जो नाम था वो इंपीरियल लाइब्रेरी था और इसका बाद में दोनों को मर्जिंग के बाद इंपीरियल लाइब्रेरी रखा गया। लेकिन देश आज़ादी के बाद 1948 में हम लोग के देश में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया और नेशनल लाइब्रेरी एक्ट आया और नेशनल लाइब्रेरी एक्ट के तहत इस इंपीरियल लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया और हमारे देश को नेशनल लाइब्रेरी मिला, जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है अभी कलकत्ता में ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 को आता है इंपीरियल लाइब्रेरी। देखिए यही मतलब इंपीरियल लाइब्रेरी से ही पिछले वाला क्वेश्चन था क्योंकि उसी से रिलेटेड था, ये भी इसी से रिलेटेड है। इंपीरियल लाइब्रेरी के सबसे पहले पुस्तकालयाध्यक्ष कौन थे, यानी हु इज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द इंपीरियल लाइब्रेरी? तो फर्स्ट लाइब्रेरियन थे वो थे जॉन मैकफार्लेन। देखिए इंपीरियल लाइब्रेरी में ना फर्स्ट जो इंडियन लाइब्रेरियन थे वो थे जी भट्टाचार्य और जो इंपीरियल लाइब्रेरी में 1947 के समय जब हमारा देश आज़ाद होता है उस समय लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे वो थे के.एस. वासुदेव। ये थे आज़ादी के समय, जब देश आज़ाद हुआ हम लोग के समय, मतलब आज़ादी के समय 1947 की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय जो इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे वो के.एस. वासुदेव थे, मैकफार्लेन थे, ये फर्स्ट लाइब्रेरियन थे, जी भट्टाचार्य थे, ये भारतीय फर्स्ट लाइब्रेरियन थे। अंग्रेज शुरू में बनते थे हायर पद पे, कोई भी भारत में कोई भी संस्था थी उसके जो मेन पद पे होते थे वो सब अंग्रेज ही होते थे। लेकिन ये लाइब्रेरी के जो फर्स्ट लाइब्रेरियन थे एज ए इंडियन, तो वो जी भट्टाचार्य थे भट्टाचार्य। और बी.एस. केशवन जो थे ये नेशनल लाइब्रेरी के फर्स्ट, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के फर्स्ट लाइब्रेरियन थे ये आज़ादी के बाद, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये फर्स्ट लाइब्रेरियन थे बी.एस. केशवन। तो इन चारों ऑप्शन के बारे में हमने बताया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। व्हेन वाज द पब्लिक लाइब्रेरी नेम द इंपीरियल लाइब्रेरी? वही क्वेश्चन आ गया कि बताइए कि कब
जो इम्पेरियल लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय का नाम इम्पेरियल लाइब्रेरी कब रखा गया था? तो मैंने आपको बताया ना कि कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी था और कुछ और लाइब्रेरी था, उन सभी को एक सेक्रेटरीट लाइब्रेरी था वहाँ के कलकत्ता के, सभी को एक मर्ज कर दिया गया और वो एक पब्लिक लाइब्रेरी बनाई गई और उसका फिर नाम जाके इम्पेरियल लाइब्रेरी कर दिया गया था। यह 1903 में हुआ था, 30/1/1903। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। हु वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत के पहले पुस्तकालयाध्यक्ष कौन थे? तो मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि आज़ादी के बाद जस्ट पुस्तकालयाध्यक्ष बने थे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के, तो वो थे BS केसवान। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। असदुल्ला के बारे में मैंने बताया था कि ये लाइब्रेरियन थे इंपेरियल लाइब्रेरी के, लास्ट लाइब्रेरियन थे इंपेरियल लाइब्रेरी के, और देश आज़ाद हुआ तो ये तो मुस्लिम, तो ये चले गए पाकिस्तान। तो पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान के नेशनल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बने। पहले हमारे देश के इंडिया के लाइब्रेरियन थे, नेशनल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे, बाद में ये पाकिस्तान चले गए। और 2 ऑप्शन मैंने प्रीवियस जो डिस्कशन था क्वेश्चन का उसमें मैंने आपने दोनों ऑप्शन के बारे में बताया ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISBN? तो ISBN जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है, ये 13 डिजिट का बुक नंबर होता है। देखिए जब हम लोग ISBN नंबर पढ़ेंगे ना तो उसमें डिटेल पढ़ेंगे, उसमें भी 5 पार्ट होते हैं। तो जैसे कंट्री को डिफाइन करता है, पब्लिशर को डिफाइन करता है, एक चेक डिजिट होता है, ठीक है, तो टाइटल को डिफाइन करता है। तो ये जो ISBN नंबर होता है उसके डिटेल हम लोग इसके टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये जान लीजिए ISBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, यानी 13 डिजिट का ये होता है। और भारत में इसको कौन देता है ISBN नंबर? आप कोई पुस्तक आपके पास हो उसको उठाइए, पीछे जाके देखिए एक ISBN नंबर लिखा होगा ऐसे करके, ये 13 डिजिट का होगा, ऐसे 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 बार कोड होता है और यहाँ पे एक नंबर होता है, यहाँ पे लिखा भी रहता है ISBN। तो ये दिख जाएगा आपको। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से दिखा भी सकता हूँ ISBN नंबर बुक का, देखिए दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये जो है ये बुक जो होता है, कोई भी बुक, ये इस तरह से ISBN नंबर होता है, ये 9780136 ऐसे करके ये ISBN नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये ISBN नंबर होता है, आपने देखा भी होगा। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है और भारत में इस नंबर को देता है RRNA, यानी कि राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी, ये न्यू दिल्ली में है। इसका स्थापना हुआ था 1985 में। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। वेयर इज राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन? देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा RRLN के बारे में, RRNA के बारे में। ये था राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी और ये है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो इसको बोलते हैं हम लोग RRLF। इसका स्थापना 1972 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। मतलब ये लाइब्रेरी जो फाउंडेशन है ये कोलकाता में ही अवस्थित है। ये जो RRN है ये नेशनल एजेंसी है, इसकी जो लोकेशन है ये न्यू दिल्ली है और इसका स्थापना 1985 में हुआ था, इसका स्थापना 1972 में हुआ था। जो राजा राम मोहन राय थे ना, आपको पता है फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है, हिस्ट्री में इनको बहुत तवज्जो मिला हुआ है। तो उन्हीं के नाम पे स्थापना हुआ था। इनका जो बर्थ था ना वो 200 जन्मदिन के अवसर पे ये जो संस्था था उसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द लाइब्रेरी एक्ट इज नॉट अप्लीकेबल? यानी निम्नलिखित में से किस राज्य में पुस्तकालय अधिनियम लागू नहीं है? जैसे देखिए भारत में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो होता है, प्रत्येक स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रत्येक स्टेट उस एक्ट को पारित करे, अपने राज्य में लाइब्रेरी का सुनियोजित तरीका से उसको संचालन करे
उस पर कंट्रोल रखे, उसको प्रॉपर फंडिंग दे। तो इसके लिए पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट होना आवश्यक है। नहीं तो अगर एक्ट नहीं रहेगा तो उसको फंडिंग, उसको कंट्रोलिंग और उसमें करप्शन को रोकना ये थोड़ा सा संभव नहीं हो पाएगा। तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए एक एक्ट के तहत वहाँ बैठे हुए ऑथराइज पर्सन का, तो इसीलिए एक्ट पारित किया जाता है। और इसी में ये पूछा गया कि कहाँ पे ये एक्ट पास नहीं है, तो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मणिपुर में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है जो पास हुआ था 1988 में। अगर हम लोग बात करें गोवा में, तो गोवा में पास हुआ था 1993 में। तो देखिए एक 1993 में एक और स्टेट में पास हुआ था जिसको बोलते हैं हम लोग मिजोरम। मिजोरम में भी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है जो 1993 में हुआ था। महाराष्ट्र में 1967 में हुआ था। जो भारत के पहला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास करने वाला स्टेट था जो 1948 में पास किया था, वो था तमिलनाडु। और ये मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से आया था शुरू में। अब मद्रास का नाम तमिलनाडु हो गया, तो ये तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट हमारे देश का पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आज़ादी के बाद पास करने वाला तमिलनाडु, मणिपुर 1988, गोवा 1993, मिजोरम 1993, महाराष्ट्र 1967। बिहार की अगर संदर्भ में हम लोग बात करें तो बिहार के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो देखिए बिहार में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की मैं बात करूं तो उसका नाम पहले जानिए। सिंपल बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इसका नाम नहीं है। हो सकता है आपको नाम प्रॉपर पूछ दिया जाए एग्जाम में, तो इसका नाम है बिहार स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर 2008 एक्ट 2008। तो बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो था 2008 में पारित हुआ था, इसका पूर्ण नाम है बिहार स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर एक्ट। जैसे कि आपको पता होगा जो पब्लिक लाइब्रेरी है या लाइब्रेरी ही कहें हम लोग, ये दिन पर दिन इंफॉर्मेशन सेंटर के तौर पे डेवलप होते जा रही है। रीज़न ये है कि उसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का जो बोलबाला आया है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो समावेश है, उसके कारण ये जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी है इंफॉर्मेशन सेंटर में तब्दील हो रही है। इसीलिए एक्ट जो है ये स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी के अलावा, ये पब्लिक लाइब्रेरी के अलावा ये इंफॉर्मेशन सेंटर के भी बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलने से पहले मैं आपको बता दूं जो हमारा बैच है ये 24 जुलाई से 5:30 बजे चालू हो रहा है। आपको डेमो मिल जाएगा, फ्री क्लासेस अवेलेबल है। मैं 5 टाइम्स UGC नेट क्वालिफाई हूँ, बिली से एमली PG DLN और इसके अलावा बिली से BTech है मेरा, और मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत सारों का है। हमारे कश्यप सर हैं जो GK GS आपको पढ़ाएंगे। देखिए इसमें 2 पोर्शन है, एक है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जिससे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और GK GS और मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस रहता है। यहाँ से आपको 40 नंबर पूछा जाएगा, और इस 40 नंबर में 90% भी जो क्वेश्चन है ना वो GK GS से आते हैं। मैथ बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके प्रिपरेशन के लिए पूरा हम लोग फुल बैच लेके आए हैं जो 5:30 बजे से स्टार्ट होगा। आपको ज्वाइन करने के लिए राजधानी कोचिंग सेंटर पटना आना होगा, और राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ जो पिलर नंबर 6061 है उसके सामने है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, When did the Public Library Act comes into force in बिहार? आपसे देखिए पूछ दिया जाएगा कि बिहार में सार्वजनिक पुस्तकालय एक्ट कब लागू हुआ? तो लागू हुआ 2008 में। देखिए इसमें एक अमेंडमेंट भी हुआ है जो 2012 में हुआ है। इसमें जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है इसमें कुछ हुआ नहीं है। जो हायर पद है उसको खत्म कर दिया गया था, एक पद है उसको खत्म कर दिया गया। जब हम लोग बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पढ़ेंगे प्रॉपर तो वहाँ पर मैं डिस्कशन करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, When was the कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी मर्ज इनटू इंपीरियल लाइब्रेरी? मैंने अभी बताया था कि जो कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी था वो इंपीरियल लाइब्रेरी मर्ज करके बाद में 1903 ईस्वी में उसका नाम इंपीरियल लाइब्रेरी किया गया। उसके पहले जो ये मर्जिंग का काम था ना ये 1902 ईस्वी में किया गया था, और ये मर्जिंग का काम के समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन।
तो लॉर्ड कर्जन थे उस समय वायसराय, ये पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको बता दिया, KVS या NVS में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विच वायसराय ऑफ इंडिया ओपन द इंपीरियल। देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, वही क्वेश्चन फिर से आ गया कि इंपीरियल लाइब्रेरी को भारत के किस वायसराय ने जनता के उपयोग के लिए खोला था, तो ये लॉर्ड कर्जन थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए दो तरह के प्रिंसिपल, एक क्लासिकल प्रिंसिपल होता है, एक होता है साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो मैनेजमेंट, ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, तो आपसे पूछा गया कि प्रबंधन शास्त्रीय सिद्धांत के जनक कौन है। तो जो क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इसके जो है ना जनक वो है हेनरी फेयोल, और हेनरी फेयोल ने ही 14 प्रिंसिपल दिया था, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसी 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने में काम आता है, जिसके अंतर्गत आप 40 प्रिंसिपल, मैं आपको दिखा दूंगा 40 प्रिंसिपल कौन कौन सा है, क्योंकि आने वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखेंगे कि उस 14 प्रिंसिपल से एक जो प्रिंसिपल है ना वो पूछता है कि उसका मीनिंग क्या हुआ। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन आएगा ही आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द पोस्ट कॉर्ब। तो पोस्ट कॉर्ब किसने दिया था, तो ये बोथ लूथर गुलिक एंड उर्विक ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। लेकिन देखिए पोस्ट कॉर्ब का क्या मतलब है, देखिए पी से होता है प्लानिंग, पी फॉर प्लानिंग, उसके बाद ओ से होता है ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद एस से होता है स्टाफिंग, डी से होता है डायरेक्टिंग, सीओ से होता है कोऑर्डिनेटिंग, आर से होता है रिपोर्टिंग, बी से होता है बजटिंग। तो देख लीजिए पोस्ट कॉर्ब का मैंने फुल फॉर्म लिखा है, ये हिंदी में ही, मतलब हिंदी में इसको याद मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, हिंदी में याद कीजिएगा तो ये मीनिंग के साथ बदल जाएगा। ये क्या होगा कि पी से प्लानिंग, और प्लानिंग का आपने कुछ जैसे कि उसका हिंदी याद कीजिएगा तो पी फॉर प्लानिंग हुआ, याद नहीं रहेगा, और एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है, तो आप इंग्लिश में इसको याद रखिएगा। इसलिए मैं हिंदी आपको बताऊंगा ही नहीं, नहीं तो आप हिंदी याद कर लोगे, एग्जाम में जाकर फंस जाओगे। एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, मैं भी बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ, तो जो चीज़ मैं बोलूँ इंग्लिश में ही याद करना, तो आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश में ही रट लीजिएगा। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग और B फॉर बजटिंग। ये जो पोस्ट कॉर्ब ने दिया था, ये जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो ऑर्गेनाइजेशन, हमारा लाइब्रेरी भी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, तो लाइब्रेरी को कैसे हमें मैनेज करना है, इसमें ये हेल्प करता है ये कॉन्सेप्ट। देखिए सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करेंगे कि हमें लाइब्रेरी सर्विस में क्या प्रोवाइड करना है, कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये प्लानिंग हो गया। फिर उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे कि कौन क्या देखेगा, कौन व्यक्ति मतलब उसका अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेंगे और उसको देंगे। फिर हम स्टाफ हायरिंग करेंगे उस लेवल का जिस लेवल का हमके काम की ज़रूरत है। फिर हम उनको डायरेक्टिंग देंगे कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। फिर कोऑर्डिनेटिंग मतलब कि सीनियर जूनियर से कोऑर्डिनेट करेगा, या दो सेम स्तर के लोग होंगे, अगर काम उनका सेम है तो वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे और कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। उसके बाद आता है रिपोर्टिंग, फाइनल रिपोर्टिंग करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद आता है फाइनेंशियल, जिसमें बजटिंग का बात आता है, बजटिंग कैसे बजट यानी कि साल भर का खर्चा क्या होगा, एक दिन का खर्चा क्या होगा, ये सब चीज़ें डिस्कशन करेंगे। ये जो टॉपिक हम लोग जब पढ़ेंगे पोस्ट कॉर्ब, तो वहाँ पे पूरा डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, वहाँ पे मैं आपको हिंदी भी बताऊंगा इसका। लेकिन अभी आप ये पढ़ के चलो, जो मैं बता रहा हूँ वो करो। फिर ये टर्म से जब आप धीरे धीरे फैमिलियर हो जाओगे ना, फिर जब आप थ्योरी पढ़ोगे, फिर MCQs करोगे, तो देखना आपको बहुत मज़ा आएगा। आपके लिए नया है, क्योंकि मुझे ही पता है कि जो लाइब्रेरी साइंस के जो एकेडमिक सेशन होता है उसमें कंपटीशन लेवल का पढ़ाई होती नहीं है, या बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो डिस्टेंस लर्निंग करते हैं, उनको भी उतना मतलब पढ़ने वाले पढ़ते हैं, लेकिन बहुत बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उतना अच्छा से, अब पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो धीरे धीरे आप टर्म से वाकिफ हो जाओगे, फिर हम लोग जब इसमें डिटेल में जाएंगे तो आपको और मज़ा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, हाउ मेनी सेक्शन इन देयर द एक्सेशन रजिस्टर। तो देखिए एक्सेशन रजिस्टर में ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिग्रहण पंजी,
इसमें कितने अनुभाग होते हैं, कितने सेक्शन होते हैं, तो 15 होते हैं। हालांकि आयोग इसका आंसर 16 दिया है जो कि गलत है, इसमें 15 ही सेक्शन होते हैं। और वो कैसे होता है, जैसे हम लोग का रजिस्टर होता है ना, वो एक तरह का रजिस्टर है, जैसे ये रजिस्टर है एक तरह का, इसमें ना टोटल 15 इस तरह से बना होता है, ठीक है। और इस मतलब कि 15 बना होता है, समझ जाइए। और इस तरह से होता है ये एक्सेशन रजिस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ये इस तरह से ये अंत तक ये बना होता है। तो इसमें क्या होता है, 15 खंड में जैसे कोई बुक हम लोग खरीद के आता है लाइब्रेरी के अंदर, तो हम लोग एक्सेशनिंग करते हैं। एक्सेशनिंग कहने का मतलब है कि एक्सेशन रजिस्टर में उसको हम लोग एंट्री करते हैं, उसी को हम लोग एक्सेशनिंग कहते हैं। तो एक्सेशन रजिस्टर में जैसे हम लोगों ने सीरियल नंबर, पहले जो सीरियल नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 इस तरह से, फिर 100 मतलब, और फिर सीरियल नंबर के बाद हमने उसका डेट लिख दिया कि क्या किस डेट को खरीदा रहा है, फिर हम लोगों ने उसका टाइटल लिखा, फिर पब्लिशर लिखा, फिर राइटर लिखा, फिर मतलब प्राइज वाइज लिखा, मतलब पूरा बाद में हम लोग का रिमार्क भी रहता है यहाँ पे। तो इस तरह से एक्सेशन नंबर दिखता है। मैं आपको एक्सेशन नंबर दिखा के दिखाता हूँ कैसे दिखता है, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। एक्सेशन रजिस्टर, ठीक, इसका हम लोग इमेज में चले जाते हैं, कैसा दिखता है ये देखिए। ये होता है एक्सेशन रजिस्टर, ठीक, ये धुंधला दिख रहा है थोड़ा सा। ये देख लीजिए, एक्सेशन रजिस्टर कुछ ऐसा होता है। हालांकि इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें 15 है। तो पहले 14 होता था, अब नया में 15 हो रहा है। इसमें देखेंगे कि इसमें सीरियल नंबर है, फिर एक्सेशन नंबर हम लोग देते हैं। एक्सेशन नंबर बस 1 2 3 4 5 ऐसे हर बुक का रहता है। फिर ये जैसे कि इसमें बुक का एक एक करके डिटेल होता है कि कितने क्वांटिटी है, कितने प्राइस है, कितना मतलब इसका कॉल नंबर क्या है, तो इस तरह से ये डिटेल रहता है। तो आप जब ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा एक्सेशन का हाई HD फोटो, थोड़ा सा ये ब्लर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये बैच है हमारा, एक इन्फॉर्मेशन है ये, अभी मैंने बताया भी था आपका कि 24 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है और इसमें लाइब्रेरी साइंस और आपका GK GS पार्ट भी कवर किया जाएगा। मतलब फुल आपका प्रिपरेशन होगा बिहार लाइब्रेरी स्टेट के लिए। और इसमें मैं आपके मेरे गाइडेंस में ही ये चलेगा बैच, और आपको मैं प्रिपरेशन अगर हम लोग करा रहे हैं आपको, तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे और बिहार स्कूल में लाइब्रेरियन पक्का बनेंगे। हमारे कश्यप सर हैं जो आपको GK GS पढ़ाएंगे, और मैं आपको लाइब्रेरी साइंस, और 2 टीचर हैं हम लोग, एक रवि रंजन सर हैं, वो भी आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 54, व्हाट इज द साइज ऑफ कैटलॉगिंग कार्ड। कैटलॉगिंग कार्ड मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि कैटलॉगिंग कार्ड क्या होता है। कैटलॉगिंग कार्ड कुछ ऐसे कार्ड होता है लाइब्रेरी के अंदर जिसमें बिब्लियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होता है किसी भी बुक का। इसका साइज होता है 5 × 3 इंच। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हालांकि देखिए सेंटीमीटर में भी ऑप्शन दिया हुआ है। सेंटीमीटर की अगर बात करें तो 12.5 × 7.5 सेंटीमीटर होता है। तो ये भी अगर ऑप्शन में रहे तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, इंचेज में रहे तो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, हु डिजाइन द ब्राउन चार्जिंग सिस्टम। अब देखिए ब्राउन चार्जिंग इन लाइब्रेरी सर्कुलेशन। लाइब्रेरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि कोई यूजर जाता है जब लाइब्रेरी में तो वो एक बुक की डिमांड करता है, और बुक का जब डिमांड करता है तो उसको बुक प्रोवाइड किया जाता है सर्कुलेशन सेक्शन से। लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं और वो सेक्शन अपना अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। जैसे सर्कुलेशन जो हमारा सर्कुलेशन
लाइब्रेरी के अंदर जो सर्कुलेशन सेक्शन है, ये बुक का आदान प्रदान या फाइन, जो कोई स्टूडेंट है या कोई यूजर है वो टाइमली नहीं देता तो उसको फाइन भी लगाता है, ये सर्कुलेशन सेक्शन करता है। इसके अलावा कुछ सेक्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है एक्विजिशन सेक्शन। एक्विजिशन सेक्शन बुक को एक्वायर करता है, बुक की परचेजिंग करता है, ऑर्डर प्लेस करता है, वेंडर से बात करता है और आपको बाद में फाइनेंशियल वो जो बुक ऑर्डर आया उसका बिल बनाता है। इसके अलावा आता है आपका एक्विजिशन सेक्शन के बाद आता है आपका टेक्निकल सेक्शन। लाइब्रेरी के अंदर टेक्निकल सेक्शन जो है ये इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है बुक को कॉल नंबर देना, कैटलॉग कार्ड बनाना और जो मतलब कि जो भी टेक्निकल वर्क होता है लाइब्रेरी में, मतलब कॉल नंबर देना, क्लास नंबर देना, बुक नंबर देना या आपका कैटलॉग कार्ड बनाना या कंप्यूटराइज मार्क 21 पे या मार्क बेस्ड पे उसको एंट्री करना, ये सब टेक्निकल सेक्शन का काम होता है। फिर आता है सर्कुलेशन सेक्शन। ये हम लोग लाइब्रेरी मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे ये पढ़ना है पूरा डिटेल में। तो सर्कुलेशन सेक्शन का काम क्या होता है? बुक का आदान प्रदान करना, यानी आप लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं और जिससे बुक एंट्री मतलब अपना बुक कार्ड देते हैं, उसके वजह से आपको बुक मिलता है, या जितने 15 दिन 20 दिन के लिए जो भी अलॉट कराते हैं या बुक थोड़ा देर के लिए पढ़ने के लिए लेते हैं, तो ये सारा काम सर्कुलेशन सेक्शन देखता है। इसके बाद होता है मेंटेनेंस सेक्शन। अगर बुक में कोई मतलब डैमेज हो जाए, बुक थोड़ा फट जाए, तो उस सब को मेंटेन करता है मेंटेनेंस सेक्शन। या लाइब्रेरी के अंदर जो कहीं बुक मिसप्लेस मतलब गलत जगह रखा हुआ है उसको करेक्ट करता है मेंटेनेंस सेक्शन। एक सेक्शन होता है रेफरेंस सेक्शन। तो रेफरेंस सेक्शन का काम क्या है? रिसर्चर को मदद करना। जो रिसर्चर होते हैं लाइब्रेरी के अंदर उनको मटेरियल कहाँ पे मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, तो ये रेफरेंस सेक्शन देखता है। तो ये मेन है। और भी कुछ सेक्शन होता है, रेप्रोग्राफिक सेक्शन होता है, जहाँ पे प्रिंटिंग कोई बुक का आप कोई पार्ट प्रिंट कराना चाहते हैं तो वहाँ पे वो होता है रेप्रोग्राफिक सेक्शन। ट्रांसलेशन सेक्शन होता है, जिसमें अगर एक मीडियम में बुक है दूसरे लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कराना चाहते हैं तो ट्रांसलेशन सेक्शन देखता है। लेकिन जो कॉमन लाइब्रेरी के अंदर होता है, ये 4 सेक्शन आपको एक बेसिक जो होता है, ये सभी लाइब्रेरी के अंदर ये चारों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ कि जो ये ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम है, ये नीना ई ब्राउन ने इसको डेवलप किया था। और नीना ई ब्राउन जो थी वो न्यूयॉर्क जो पब्लिक लाइब्रेरी था वहाँ पे लाइब्रेरियन थी और इन्होंने ये डेवलप किया था। और इसमें 2 कार्ड बनते हैं, एक बनता है ब्रोवर कार्ड, एक होता है बुक कार्ड। मान लीजिए जो मैं यूजर हूँ उसको ब्रोवर कार्ड बोलते हैं, तो मैं यूजर हूँ, मैंने क्या किया कि एक ये मेरा कार्ड बनेगा, ठीक, और एक बुक में कार्ड बनेगा। तो ये बुक वाला कार्ड बुक में रखा रहेगा। जब मैं वो बुक लूँगा तो ये बुक वाला कार्ड निकाल के में ये ब्रोवर कार्ड डाल दिया जाएगा और वो रख दिया जाएगा वहाँ पे। और जब मैं बुक लेके आऊँगा रिटर्न करने 5 दिन 6 दिन के बाद, तो ये ब्रोवर कार्ड जो है वो हमें मिल जाएगा और बुक कार्ड बुक के अंदर लगा दिया जाएगा। तो इसमें 2 कार्ड सिस्टम है एक तरह का। बहुत सिंपल है, लेकिन एक मीडियम क्लास के लाइब्रेरी के लिए पॉसिबल होता है इतना सारा कार्ड मैनेज करना। अगर 10 लाख बुक हो लाइब्रेरी के अंदर तो कितना कार्ड मैनेज आप कीजिएगा, तो इसलिए संभव नहीं हो पाता है बहुत बड़ा लाइब्रेरी के लिए, लेकिन मीडियम लाइब्रेरी के लिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंट्स डी कॉर्प मीन्स, यानी स्प्रिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या है? तो देखिए जो हमने अभी पढ़ा था कि जो 14 प्रिंसिपल है फ्यूल का, उसी में ये 14 नंबर का ये प्रिंसिपल है, जिसका मतलब होता है जो ये होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, सॉरी यूनिटी इज बेस्ट पॉलिसी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो जो 14 प्रिंसिपल है ना फ्यूल का, वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा उससे परिचित हो जाए। बाद में तो हम लोग थ्योरेटिकल में जब 14 प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो वो तो हम लोग पढ़ना ही है सारे डिटेल में, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है,
तो देखिए 14 प्रिंसिपल जो है उसमें देखिएगा, पहला है वर्क ऑफ डिवीजन, दूसरा ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रेन्यूमरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल इनिशिएटिव एंड एस्पिरिट डी कॉर्प। देखिए ये थोड़ा सा नाम आपको सुन के थोड़ा सा आपको वो लगता होगा, डिफिकल्टी लगती होगी, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, लेकिन मैं इसका हिंदी मीडियम में जब थ्योरेटिकल हम लोग पढ़ेंगे तो हिंदी मीडियम करके पढ़ेंगे। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब काम का बंटवारा, तो काम का कैसे हम लोग, पहले तो हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो सबका काम फिक्स होता है कि आपको काम का एक प्रॉपर बंटवारा करें और काम को साइकिल रूप से चेंजेज करें। एक ही काम पूरे 10 साल एक ही व्यक्ति से कराते रहिएगा तो बोर हो जाएगा वो, तो मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद काम का सर्कुलेशन होना चाहिए। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो सभी स्टाफ सभी काम करने के लिए एबल हो जाते हैं, मतलब वो एक काम एक महीना किए फिर दूसरा काम दूसरे मंथ किए, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि एक जो एम्प्लॉई होता है वो सभी कामों को सीख जाता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब वही हुआ काम का बंटवारा। ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी और दायित्व, क्या दायित्व है क्या जिम्मेदारी है सबको अपना पता होना चाहिए, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलना चाहिए। डिसिप्लिन अनुशासन, फिर आता है यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि जो कमांड है वो एक जगह से है, सब कोई डायरेक्शन नहीं देने लग जाए, नहीं तो क्या होगा कन्फ्यूजन हो जाएगा लोअर एम्प्लॉई को। जैसे एम्प्लॉई में आपने देखे होगा हाई टॉप मैनेजमेंट होता है, मिडल होता है और लोअर होता है। मैनेजमेंट में आप जब पढ़ेंगे तो 3 लेवल का मैनेजमेंट होता है, तो टॉप होता है, मिडिल होता है, लोअर होता है। अगर सबको ही डायरेक्शन ही देने लग जाएगा टॉप के अलावा तो क्या होगा कन्फ्यूजन क्रिएशन होगा। इसीलिए टॉप जो मैनेजमेंट होता है वो आपको डायरेक्शन देगा, कमांड देगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, उसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब एक रुकता होना चाहिए, एक तरफ मतलब एक तरफ से होना चाहिए। दूसरा है सबऑर्डिनेट इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब हमारा अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ तो मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट के अलावा भी हमें ये भी सोचना होगा कि जनरल इंटरेस्ट मतलब कि उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंटरेस्ट है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहता है, उसके फील्ड में हमें काम करना होगा ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन उस पहुँच सके, उस गोल को अचीव कर सके। उसके बाद रेमुनरेशन मतलब कि एक पैसा जो है वो भी एम्प्लॉई का ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन का दायित्व है कि उसको प्रॉपर रेमुनरेशन दे, प्रॉपर पैसा दे ताकि वो काम को अच्छे ढंग से करे, मन लगा के करे, क्योंकि उसका मन भटकाव हो जाता है अगर पैसा की कमी होती है तो। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है केंद्रीकरण, मतलब हर चीज़ का एक सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, केंद्रीकरण होना चाहिए। उसके बाद होता है स्केलर चेन, मतलब हर काम का एक चेन के रूप में बटा होना चाहिए कि ये काम के बाद ये काम का, मतलब कि जो भी होना एक चेन में हो, ताकि एक मतलब कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इक्विटी मतलब सबको मतलब इक्विटी होना चाहिए। ऑर्डर मतलब कि ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल मतलब कि स्टेबिलिटी होना चाहिए जॉब में, उसको हरदम ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे निकाल दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन से, अगर ये लगेगा तो मन से काम नहीं करेगा। उसके बाद इनिशिएटिव मतलब कि शुरुआती और एस्पिरिट डी कॉर्प, यही 14 प्रिंसिपल है, जो 14 प्रिंसिपल है टोटल आप काउंट करेंगे तो 14 है ये, तो 14 में ये एस्पिरिट डी कॉर्प है। तो यही देखिए ये सबके बारे में इंडिविजुअल भी यहाँ पे ये बताया गया है, तो आप मतलब इतना समझने की जरूरत नहीं है, बस ये 14 आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये पूछ दिया जाता है कि बताइए 14 प्रिंसिपल में कौन सा बात नहीं है। तो जैसे ये दे देगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जर्नल, इसी में चेंज कर देगा सबऑर्डिनेट ऑफ जर्नल इंटरेस्ट टू द इंडिविजुअल, यहीं पर वर्ड का चेंजिंग करके आपसे पूछ लिया जाएगा, तो उससे आप पकड़ लेंगे कि ये गलत है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बाकी हम लोग थ्योरेटिकल लेक्चर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको और अच्छा से हम लोग पढ़ाएंगे। तो ये क्वेश्चन यूनियन इज स्ट्रेंथ, मतलब कि कोई भी यूनियन में स्ट्रेंथ होता है, मतलब सभी लोग एक साथ काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं तो एक स्ट्रेंथ के रूप में होता है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वो था प्रिंसिपल जो हम लोग पढ़ा था 14 प्रिंसिपल फेवल जो दिए थे, और यहाँ से पूछा गया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं टेलर को, FW टेलर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, तो कंट्रोलिंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि आयोग ने इसको कोऑपरेशन बताया है जो कि गलत है, मैंने आपको पहले भी बताया था। पोस्ट कर्व में देखिएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, सीईओ से कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, इसमें कंट्रोलिंग सब नहीं है, कोऑपरेशन है, सीईओ से कोऑपरेशन होता है या अच्छा यहाँ पे कोऑपरेशन कोऑर्डिनेटिंग होता है, ये देखिएगा सीईओ से कोऑर्डिनेटिंग होता है,
तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना, दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, क्योंकि देखिए इसका फुल फॉर्म आप देखिएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ना ही कंट्रोलिंग है ना ही कोऑपरेशन है, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग है। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब ही होता है एक तरह से कोऑपरेशन। तो इसीलिए अगर मतलब दोनों ऑप्शन में चूज करना हो तो कंट्रोलिंग इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्क ऑन, यानी वैज्ञानिक प्रबंधन कार्य करती है, तो ये करती है रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट पे। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट हो रहा है इस पे करती है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी अनुसंधान और प्रयोग। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वर्क ऑन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी। तो पता है आईसीटी जो शब्द है आजकल सारे काम इसी से हो रहा है, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर 3 में है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी पूछा गया। आईसीटी के अंतर्गत लाइब्रेरी में बहुत रोल होता है। इसी के तहत हम लोग ऑटोमेशन का, जो लाइब्रेरी के अंदर ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, डिजिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं लाइब्रेरी के अंदर, मार्क पढ़ रहे हैं हम लोग, मार्क, चाहे जो भी हम लोग आरडीए पढ़ेंगे, मतलब जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ये सभी एक कम्युनिकेशन और कंप्यूटराइज सिस्टम ही है। तो ये सभी रोल प्ले करता है आईसीटी, और आईसीटी का लाइब्रेरी के अंदर बहुत रोल है। तो ये था हम लोग का 20 क्वेश्चन। तो फाइनल मैं चलते चलते आपको बता देता हूँ कि हमारा बैच 24 जुलाई से 5:30 बजे स्टार्ट हो रहा है। ज्वाइन कीजिए, आ जाइए। राजधानी कोचिंग सेंटर पटना यूनिवर्सिटी के पास, पिलर नंबर 6061। और मैं आपको लाइब्रेरी साइंस में काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ, और आपका सिलेक्शन गारंटी रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस टीचर हैं। और लाइब्रेरी साइंस के और जीके जीएस जो सर हैं ये इनको आप जानते ही होंगे, ज़्यादातर जो लोग राजधानी कोचिंग को जानते हैं वो इस सर को जानते होंगे, कश्यप सर को। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। इसी सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और जो फाइनल हमारा सीरीज आएगा इसमें, जिसमें 80 क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें हम लोग 61 से 80 तक डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।